सो लेट्स लास्ट हमने सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, वेयर इट वाज टोल्ड टू एवरीबॉडी दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो इफ आई टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स जिसकी मंथली अर्निंग्स आर अराउंड लेट अस से 1 lakh which gets converted into yearly earnings of around 12 lakh. On regular household activities, he may spend, let us say, 4 lakh rupees. So how much money is unspent, children? 8 lakhs. This 8 lakh is called as saving. And when this money is so-called channelized for the purpose of generating certain returns, we call it as what, children? Instruments. No. It is known as investment, not instrument. Logic समझ में आया? पक्का. तो विजुअल लर्नर और ऑडियो लर्नर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. विजुअल लर्नर तो वही बोलेगा जो उसको नजर आ जाएगा. तो विजुअल के साथ साथ ऑडियो लर्नर ही बनिए, कान का भी इस्तेमाल करिए. खैर, तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. You should never get confused between the two. So whatsoever money you have earned is your earning. उसमें से जो आपने खर्च कर दिया is known as spending. जो नहीं खर्च किया that is saving basically. And when it is channelized somewhere in fixed deposits, in mutual funds, anywhere, जो पैसा आपको कुछ रिटर्न्स दे जाए, that becomes what is known as investment. इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी. Let's continue further and understand ये लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट. सर ये तो एकदम ही ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है. कॉमर्स की भाषा में अगर बात करें तो लोन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी, जब हमने किसी से बोरो किया, एंड इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट्स. तो सर इसका क्या कॉम्बिनेशन है? अब ये तो एकदम ही अलग अलग है, तो क्यों फाइनेंस की क्लास में इसको एक साथ पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड whether they should avail a loan or build investment to achieve their financial goal. इसका क्या मतलब है? Take an example that you need to purchase a house. So question is this कि अगर house purchase करने के लिए हमने एक लोन ले लिया, तो लोन के साथ आपको रीपे क्या करना पड़ेगा? Is that understood well? और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए होम लोन पे 8% पर एनम है. और जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी, definitely true that property will also grow. ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करेगी. और मान लीजिए रियल एस्टेट का ग्रोथ भी ऑन एन एवरेज इज अराउंड 8% पर एनम. तो लोग कहेंगे कि सर हमारा पैसा जो है लोन का वो भी 8% इंटरेस्ट साथ में लेके चला जाएगा, और जो ग्रो कर रहा है हाउस हमारा वो भी 8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है. तो 8% के हिसाब से ग्रोथ जरूर मिली हाउस में, बट 8% तो आपने पे भी कर दिया. क्या आपने कुछ अर्न किया चिल्ड्रन? आंसर, क्या आपने कुछ अर्न किया? आप बोलेंगे नहीं सर हमने कुछ नहीं अर्न किया, बट आपने बहुत कुछ अर्न किया है. बिल्कुल परेशान मत होइए, आपने अर्न किया है, क्योंकि लोन का तो इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे पे ऑफ होता जाएगा. तो 8% कांस्टेंट थोड़ा रहेगा कभी भी. जब आपने 50 लाख का होम लोन लिया, आज 50 लाख पे 8% है, कल को आप इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो लेट अस से 40 लाख पे 8% चार्ज होगा, फिर इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 30 लाख पे 8% चार्ज होगा. तो इट इज नॉट सो कि एवरी टाइम 50 लाख पे ही 8% चार्ज होता रहेगा. बात समझ में आ रही है? बट जो आपका हाउस है 50 लाख का वो मान लीजिए 8% ग्रो किया इस साल, मार्केट वैल्यू 54 हो गई, फिर 58 हो गई. तो गैप कुछ ऐसा है कि लोन की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल डिक्रीज एंड हाउस की वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल इंक्रीज. तो ये रहा हाउस और ये रहा आपका लोन. तो आपको इतना डिफरेंस इन ग्रोथ जरूर रिफ्लेक्ट होगा. समझ में आई बात? सो अपनी कॉपी में प्लीज ये हेडिंग लिख दीजिए, लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट. सो जब भी आप लोन ले, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. कुछ लोग तो स्टेटस सिंबल के लिए एक प्लास्टिक का कार्ड अपनी जेब में रख लेते हैं, कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिट कार्ड. लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड है तो हम उसी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हो गए हैं. ये सारे के सारे चिल्ड्रन हाई लेवल भिखारी होते हैं बेसिकली. गॉट इट क्लियर?
जिनकी जेब में पैसे महीने की 20 तारीख को खत्म हो जाते हैं, 20 तारीख से 30-31 तारीख तक दे मैनेज देयर स्पेंडिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड, एंड देयर आफ्टर फर्स्ट को जब सैलरी आती है तो ये अपने क्रेडिट कार्ड के पुराने बिल्स को पे करते हैं। और आपको लगता होगा जो इंसान मार्केट में गया है वो जेब से नोट की गड्डी निकाल रहा है, वो कितना देहाती टाइप का है। ही इज द ओनली ट्रू रिच पर्सन एक्चुअली। और जो छोटा सा क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है उसकी जिंदगी ही उधार की जिंदगी है। So personal loans are very costly. One should never take unless it is an utmost need. 12 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लोन अगर आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले एज वेल एज टैक्स बेनिफिट भी मिले, देन इट इज अ गुड कॉन्सेप्ट। मान लीजिए कि आपने एक हाउस लोन लिया। Let us say that the house loan is of 40 lakh rupees. Rate of interest is 8% per annum. एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मान लेते हैं 3,20,000 है। 3 लाख बैंक कह रहा है कि 3,20,000 ये, और आपने लेटर से ये लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स लिया। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। और 4 लाख रुपीस हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल बिकम्स हाउ मच? 720 डिवाइडिंग इट बाय 12, 60,000 रुपीस पर मंथ यू हैव टू पे एज EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। So why it is a good option? पहला तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, हाउस का प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करेगा, और लोन पे इस साल 40 लाख पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, अगले साल थोड़ा 40 लाख पे आप इंटरेस्ट देंगे, नेक्स्ट ईयर यू विल पे इंटरेस्ट ऑन अ लेसर अमाउंट। सो ये जो 3,20,000 आपने इंटरेस्ट पे किया चिल्ड्रन, दिस इज योर एक्सपेंस। सब लोग इस बात से एग्री करेंगे। एंड इस एक्सपेंस को आपकी इनकम में से रिड्यूस किया जाएगा। सर कितना? पूरा? नो नो नो, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट इज ₹2 लाख। तो कहने का मतलब इन द ईयर 2022-23 इफ लेट अस से यू हैव अर्नड रुपीज, मान लेते हैं 25 लाख रुपए एनुअली, तो आपकी इनकम में से 2 लाख रुपए लेस कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट वुड टेक टैक्स अमाउंट ऑन 23 लाख रुपीज ओनली। तो अगर आपकी इनकम लेटस से 0 से 2.5 लाख होती तो नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख पे इट इज 5%, 5 लाख से 10 लाख पे इट इज 20%, एंड 10 लाख से 23 लाख पे इट इज चिल्ड्रन 30%। और अगर 2 लाख रुपए आपकी इनकम में से घटा दिया गया क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे किया 320 का, तो आपकी इनकम 23 हो गई, एल्स ये कितनी होती? 25। तो जो 2 लाख रुपए आपकी इनकम में से घटा उस पे 30% टैक्स लगता कि ना लगता? 30% टैक्स लगता। बट अब क्योंकि आपने हाउस लोन लिया है, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपकी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो आपने 2 लाख रुपए पे 30% कितना हुआ? एंड 4% का एजुकेशन सेस 62,400 रुपीज इंटरेस्ट पे करके अपना टैक्स बचा लिया। लॉजिक समझ में आया? तो हाउस लोन इज द ओनली लोन जिसपे गवर्नमेंट का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको टैक्स का एडवांटेज देता है, एल्स किसी भी लोन पे इंटरेस्ट का सो कॉल्ड टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल गो फॉर इट। तो 62,400 तो आपका टैक्स बच गया, या 60,000 आप बोल सकते हैं, आउट ऑफ हाउ मच? जो भी आपको टोटल टैक्स देना था, टोटल टैक्स देना था चिल्ड्रन। चलिए मूविंग है। तो ये बात सबको समझ में आ गई, 60,000 तो आपका टैक्स का अमाउंट ही बच गया एज सच। तो अल्टीमेटली टैक्स का अमाउंट जब आप इतना सेव कर लेते हैं तो बेस्ट पार्ट इज दिस कि आपका लोन आपको डबल एडवांटेज दे गया। एक तो आपने उस पैसे से घर खरीदा जिसकी वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, इंटरेस्ट पे किया तो गवर्नमेंट ने उस इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी छोड़ दिया। तो एक तीर से मल्टीपल निशाने चिल्ड्रन, 2 नहीं मल्टीपल निशाने। भाई घर में रह भी तो रहे हैं, किराया भी तो बच रहा है, वो किराया भी तो नहीं देना पड़ रहा। कुछ लोग होते हैं जो घर रेंट पे ले लेते हैं और वो महीने का 15-20 हजार रुपए रेंट देते हैं, वेयर एज यहाँ पे 60,000 की EMI पे आपका अपना घर हो जाएगा। तो इट इज गुड टू बाय वन ओन प्रॉपर्टी और टेक अ रेंटेड प्रॉपर्टी। It depends, children. It depends. It depends. If your job is of fluctuating nature, today you are living at one place, thereafter you will shift at some other place. In that case, आपको इस तरह का घर लेना चाहिए जो रेंट पे हो।
but once your status is confirmed, you are going to live for a longer period at a place, so you can also buy a property. ये बातें सबको समझ में आ गई? So if you have an investment plan where you can make good return, you may opt for investment. You have to be sure that investment is not risky and will not affect your family if you lose the money. So children, risk keeps on changing. 15 साल की उम्र में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, बट 55 साल की उम्र में आप रिस्क उतना ज्यादा नहीं ले सकते, ये तो पुरानी बातें हैं. सो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं हाउस लोन लेके हाउस खरीद लूं या पैसा स्टॉक मार्केट में लगाऊं, तो मैं आंसर दूंगा उस पर्सन के फाइनेंशियल प्रोफाइल के हिसाब से. इफ द एज ऑफ अ पर्सन is 35 years, never I would be suggesting that person कि तुम हाउस लोन मत लो. Never I would be suggesting that person कि तुम पूरा पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो. बट अगर उस पर्सन की एज लेटेस्ट से 25 साल है, न्यू इनटू जॉब, ऊपर वाली कृपा से जॉब बहुत अच्छी मिल गई थी, एंड एनुअल सैलरी इज अराउंड 30 to 40 लाख रुपीज, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तुम इतनी सैलरी अर्न कर रहे हो तो अभी तुम एक हाउस खरीदो. बट दे माइट से, ही और शी माइट से, भाई अभी तो मेरा कंफर्म नहीं है वेयर आई एम सपोज टू लिव, तो मैं क्यों हाउस खरीदूं. तो अब उसके लिए हाउस खरीदना इज नॉट एन लिविंग नेसेसिटी. उसके लिए हाउस खरीदना विल एक्ट एज एन इन्वेस्टमेंट कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे हाउस खरीद ले, व्हेन द वैल्यू इंक्रीजेस मे सेल एंड बाय द प्रॉपर्टी एट सम अदर प्लेस. So as per the age scenario, as per the risk profile, the decisions of the investors keep on changing. So it is always said, if you are investing huge sums in stock market or share market, instead of closing the index, that is too much risk. तो अगर आपको पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना है और आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक पर्सनल लोन लिया है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, और ये पर्सनल लोन आप क्यों ले रहे हैं? सर हमें आईफोन खरीदना है, सर हमें एक टच स्क्रीन लैपटॉप खरीदना है. क्या करोगे लैपटॉप का? मूवी देखेंगे. इज लैपटॉप मेंट फॉर सीइंग अ मूवी? और आपने टच स्क्रीन बढ़िया लैपटॉप ले लिया 1.5 लाख का. इससे अच्छा तो भाई 40,000 का OnePlus का टीवी खरीद लीजिए, आपका 1,10,000 बचेगा. और आईफोन से भी मम्मी की आवाज वैसी ही आएगी जलीकटी जैसी है. ऐसा मत सोचिएगा करीना कपूर जी की या सोहा अली खान जी की आवाज आ जाएगी या अमिताभ बच्चन जी की आवाज आ जाएगी. तो इन दैट केस आप एक रेडमी का और एक सैमसंग का मोबाइल ले सकते हैं, दोनों मत लीजिएगा. तो इन दैट केस काम चल जाएगा आपका. तो अननेसेसरी स्पेंडिंग 14% पे हम क्यों करें? सो ऑलवेज गुड टू टेक अ हाउस लोन एट 8% पर एनम. और इस हाउस लोन पे अगर आपने हाउस खरीदा है, खुद ना भी रहे, ऑलवेज कीप अ टेनेंट. सर टेनेंट रखने से क्या फायदा? भाई टेनेंट रखने से दो फायदे होंगे. एक तो आपको रेंट मिलता जाएगा जो आपकी ईएमआई का बर्डन कम कर देगा, एज वेल एज चिल्ड्रन. हाउस पे जो टेनेंट रहेगा वो झाड़ू पोछे वाली को रखेगा, बर्तन वाली साफ सफाई को रखेगा, तो कम से कम आपके घर का वेयर एंड टेयर थोड़ा सा कम होगा, प्रॉपर मेंटेनेंस वगैरह होता रहेगा. तो वो एडिशनल एक्सपेंसेस भी आपके सेव हो जाएंगे. एंड ओवर द पीरियड ऑफ 10 years ऑल्सो, 25 साल की उम्र में घर खरीदा था ना, 35 साल की उम्र तक आपकी सैलरी भी तो बढ़ेगी. आपने जिस दिन हाउस लोन लिया था, लेटेस्ट से 60 लाख का हाउस लोन लिया था, योर सैलरी वाज 25 लाख पर एनम. ओके, ये हाउस लोन तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होगा, बट सैलरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाएगी. 10 साल बाद हाउस लोन का पता लगा सिर्फ 5 लाख रुपए पे करना बाकी है और सैलरी आपकी तब तक पहुंच गई 50 लाख. तो जब आप लोन लेते हैं हाउस लोन, आपका लोन का बर्डन बहुत ज्यादा होता है, सैलरी कम होती है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम होता जाता है और सैलरी बढ़ती जाती है. तो मैंने तो किसी इंसान को 5-6 साल से ज्यादा हाउस लोन का रीपेमेंट कैरी ओवर करते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि जब लोन लेते हैं बर्डन ज्यादा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमाई बढ़ती जाती है तो बर्डन एक्सटिंग्विश डिमिनिश करता जाता है. तो 4-5 साल में आपका लोन 6 साल में इजिली पे हो जाएगा. 10 साल तो मैंने बहुत बड़ा टेन्योर दे दिया है. तो हाउस लोन इज नेवर 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 अ रिस्की टाइप ऑफ लोन बेसिकली. बट अगेन आप शांतनु भैया और निखिल भैया फिर से चले आए हैं. शांतनु सेज व्हाट, आई वाज थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड. मैंने बताया ना कुछ बेवकूफ होते हैं जो उसको स्टेटस सिंबल समझते हैं, तो शांतनु उसमें से एक है. पीपल ऑफ योर एज, उसके भैया बोल रहे हैं, आर फैंसी अबाउट क्रेडिट कार्ड. दे फील दैट हैविंग अ क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ स्टेटस सिंबल.
because it gives them the ease of payment at any time. But what they forget is the bill they need to pay later. So लोग सोचते हैं चलो क्रेडिट कार्ड ले लें. अब अगर आपका बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, बार बार आपको रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो आप टाइम पे भी कर देंगे. नहीं तो अगर आपने डिले किया, ये इतनी पीनल एक्शन पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि आपको लगेगा इससे अच्छा तो यमलोक ही चले गए होते. सो क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज क्या है? लॉट ऑफ additional charges are there, interest rate, service charge. Thereafter people forget to read the terms before they purchase a credit card. और आपने क्रेडिट कार्ड एक बार खरीद लिया, every second day you get offer, 40% discount on Peter England, 70% discount on Canterbury. अच्छा हो, 70% डिस्काउंट है, 999 का सामान है तो ठीक है, 9099 के सामान में 70% अगर डिस्काउंट भी मिला तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज. और आपने एक जैकेट खरीद ली. अरे जैकेट की जरूरत भी थी? इतनी ठंडी भी पड़ती है मुंबई में जो जैकेट की जरूरत है आपको, आपने सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में बाइंग कर ली. SBI क्रेडिट कार्ड, एवरी मंथ दे विल बी गिविंग यू 2 PVR सिनेमा टिकट्स फ्री. चलिए 2 सिनेमा की टिकट्स तो आपको फ्री मिल गई, बट जो आपके 2 चवन्नी अठन्नी है, मतलब जो 2 बच्चे हैं, उनकी टिकट तो आपको 299 प्लस 299 की परचेज करनी ही पड़ेगी. देयर आफ्टर कोई नवरात्रि का व्रत या कोई रोजा तो चल नहीं रहा है, या करवा चौथ का व्रत या तीज त्योहार तो है नहीं कि मुंह में टेप लगा के चले जाएंगे. कुछ सो कॉल्ड पॉपकॉर्न की बाल्टी भी खरीदेंगे वहां पे, गॉट इट क्लियर. और वो टॉयलेट वाटर का जो ग्लास है, कोको कोला एंड पेप्सी, वो भी पिएंगे. इन दोनों को मिला के बिल होगा 999 का. और कहीं बच्चे ने बोल दिया पापा मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा, सॉरी बर्गर भी खाऊंगा, तो 169 का बर्गर, और दूसरा वाला छोटू कह रहा है कि हमको तो फ्रेंच फ्राइज भी खाना है, तो 199 का फ्रेंच फ्राइज भी लेना पड़ेगा. सोच लें 2 टिकट आपके तो फ्री थे. 600 1000 मेक्स अप 1600, 1600 प्लस 2 इज 1800. 2000 रुपए आपके और लग गए. और आपको क्या लग रहा था? अरे क्रेडिट कार्ड में टिकट फ्री है, फ्री के बावजूद 2000 खर्चा हो गया. और इस 2000 में पीवीआर वाले एसबीआई को कम से कम 400 रुपए दे देंगे, क्योंकि एसबीआई की वजह से ये बिजनेस पीवीआर सिनेमास को मिला है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और आपसे एसबीआई कह रहा है आर क्रेडिट कार्ड इज लाइफ टाइम फ्री. आर क्रेडिट कार्ड इज लाइफ टाइम फ्री. यस, फ्री फ्रॉम देयर टेंशन एंड इम्पोजिंग टेंशंस ऑन यू. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो इज एनीथिंग फ्री चिल्ड्रन? जहर की दुकान पे जाइए और पूछिए फ्री में दोगे, जहर वाला कहेगा ठेंगा. तो जिस दुनिया में जहर फ्री नहीं मिलता, वहां क्रेडिट कार्ड कैसे फ्री मिल सकता है? तो दे सिंपली मेक पीपल फूल एज सच. सो चिल्ड्रन, लोगों को तब भी क्रेडिट कार्ड लेने पे बैंक कैसे मजबूर करता है? एवरी सेकेंड डे दीज इडियट्स कॉल पीपल, एवरी सेकेंड डे. कुछ बदतमीज टाइप के होंगे, हड़का देंगे इनको, उनको कॉल नहीं आएगा. बट कुछ बेचारे सीधे साधे होंगे, वो इस चंगुल में फंस जाते हैं. गॉट इट क्लियर? और कुछ बड़े चतुर और कलाकार भी होते हैं, वो उधार ले लेते हैं बैंक से और पे बैक करते ही नहीं है, जिनका पेमेंट आप जैसे सीधे साधे लोगों के पापा मम्मी को करना पड़ता है. क्रेडिट कार्ड ऑफन टेम्प्ट पीपल टू स्पेंड मोर इवन दे डू नॉट हैव मनी टुडे, एज दे हैव द कंफर्ट ऑफ पेइंग बैक लेटर. औकात नहीं है तो खर्च करने, किसने बोला है? मत खर्च करो. अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आईफोन खरीद लेंगे. 90% आईफोन बायर चिल्ड्रन जो है सब ईएमआई पे आईफोन खरीदते हैं, सब ईएमआई पे खरीदते हैं. और क्या कहते हैं, अरे बड़ा सस्ता मिल गया ईएमआई पे, 80,000 रुपए का था, इट कॉस्ट्स मी ओनली 60,000. अरे सैमसंग का खरीद लेते 15,000 में मिल जाता, 45,000 और बच जाता, 4 महीने का राशन आ जाता घर का इजिली. लॉजिक समझ? दाल चावल की बात करें तो 1 साल का राशन आ जाएगा 45,000 में. तो people tend to purchase more credit card so as to extend their income and later end up paying huge sums of debt. तो खर्चा ज्यादा करने की आदत है बट कमाई है नहीं, तो क्रेडिट कार्ड से उधार लेते हैं, खर्चा करते रहते हैं और बाद में पे बैक करेंगे. और इनका फ्यूचर जो होता है वो ये होता है चिल्ड्रन, बड़ा सा जीरो. तो आपको भी अगर ऐसी कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह की स्कीम आए तो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा.
तो रिसेंटली दिस ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी आई टुक HDFC क्रेडिट कार्ड, जिसपे 500 रुपीज का रेंट था प्लस GST 18%, टोटल मेक्स अप 590. I called them and said कि भाई I'll take the credit card only on one condition, when my rental payment is totally waived off. तो they said सर आप एक काम करिए, फर्स्ट 3 months में 50,000 रुपीज का एक्सपेंस कर लीजिएगा इस पे, तो हम इस क्रेडिट कार्ड पे लाइफ टाइम आपसे रेंट नहीं लेंगे, लाइफ टाइम रेंट नहीं लेंगे. मैंने कहा वेयर स्पेंडिंग शुड बी डन, कह रहे कहीं पे भी स्पेंडिंग कर लीजिएगा. मैंने कहीं पे भी, राशन पानी, कह रहा हाँ सर कहीं पे भी. आई वेंट टू माई फ्रेंड शॉप, मैंने उससे कहा लो 50,000 रुपए का स्वाइप करो अपनी शॉप पे. उसने खटाक से स्वाइप किया. नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैंक से उसके पास पूरा का पूरा 50,000 रुपए आ गया. वैसे तो बैंक वाले 1-2% काट के देते हैं पैसा, बट ही हैज सम स्पेशल अग्रीमेंट विद HDFC ओनली कि क्रेडिट कार्ड अगर HDFC का स्वाइप होगा और HDFC में ही हैज एन अकाउंट तो कुछ कटिंग नहीं होगी. तो उसको पूरा 50,000 मिल गया. मैंने बैंक को पे करना है आफ्टर 40 डेज, तो मैंने बैंक को 50,000 रुपए 40 दिन के बाद दे दिया. और मेरे फ्रेंड को तो नेक्स्ट डे ही पैसा मिल गया था. नेक्स्ट डे मैंने उससे कहा तुम पैसा आराम से अपने बिजनेस में रखो, अपना बिजनेस चलाओ इस पैसे से. तो उसको फ्री का वर्किंग कैपिटल मिल गया कि नहीं, 40 दिन के लिए फ्री का वर्किंग कैपिटल मिल गया. और 1 महीने बाद मैंने जाके उससे 50,000 रुपए ले लिया. बैंक में उस पैसे को जमा करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो घर में रखा, उसको खर्च किया और बैंक से पेमेंट कर दिया. तो इन द आइज ऑफ बैंक आई हैव डन द, बट रियलिटी में वाज इट एन एक्सपेंस? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट. अब मेरा लाइफ टाइम इस क्रेडिट कार्ड पे रेंटल फ्री है. रिसेंटली देयर वाज अ स्कीम ऑन सैमसंग टैबलेट, 14,999 का टैबलेट था, HDFC के क्रेडिट कार्ड से खरीदिए तो इट कॉस्ट ओनली 9,999. तो मैंने इसको यहां पे भी यूज कर लिया, 1-2 जगह और यूज कर लिया डिस्काउंट के लिए. एंड सम डोंकी फाइनली हैक्ड माय क्रेडिट कार्ड फ्रॉम द डेटा ऑफ रिलायंस फ्रेंड्स. खुल के बोल रहा हूं, कोई डर की बात नहीं है. और दीपावली के 5 दिनों में दनादन कोई स्वाइप कर रहा था मेरा क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड वॉज इन माई पॉकेट बट स्वाइपिंग चल रही थी, क्योंकि OTP बेस्ड था. तो OTP तो गया नहीं, इसलिए पैसा नहीं निकला. फिर मैंने बैंक को हाथ जोड़े कि मेरे को आपका इस बेवकूफी भरा सो कॉल्ड अग्रीमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कृपया करके मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिया जाए. बैंक वाला बोल रहा नहीं सर ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ. मैंने गिव मी एन एश्योरेंस कि कैसे नहीं हुआ. आई यूज द क्रेडिट कार्ड ओनली ऑन योर मशीन at your designated center from where the data got leaked. मैंने तो कभी उसको ATM में यूज ही नहीं किया किसी दूसरे बैंक के. तो वो मेरे को जवाब दे नहीं पा रहे हैं और मैं उनका क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो उनको पता है कि कस्टमर भाग गया, तो जो रिलायंस से 15,000 का सामान 10,000 में आया है, रिलायंस वालों ने हमको 1,000 रुपए प्रॉफिट शेयर किया है. अगली बार जब स्पेंडिंग नहीं होगी तो ना SBI हमको प्रॉफिट शेयर करेगा, ना कोई दूसरा कंपनी. तुम्हारा धंधा पानी चलेगा कैसा? प्लस इन्होंने कहीं गूगल ब्लॉग पे लिख दिया, तुम्हारे 10 कस्टमर और भाग जाएंगे. तो क्रेडिट कार्ड वगैरह सब बहुत बड़ी बेवकूफी की चीजें हैं चिल्ड्रन. ऑफर है कि बेनिफिट है कि आपको कैश के बगैर ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. चेक लीफ रख लीजिए जहां पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं. नाउ द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल फाइनेंशियल विलेज. कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कैश का क्रंच होगा. योर मोबाइल फोन इज योर मनी, बेसिकली योर मोबाइल फोन इज योर मनी. व्हेन इट सेज it gives the benefit of traveling without cash, meaning to say you are well to do person, you are a well to do person. आपके पास कोई इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है. डिपॉजिट योर मनी इनटू बैंक. 30 दिन 40 दिन बाद तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रही है. डिपॉजिट योर मनी इनटू बैंक एंड जहां भी आप घूमने फिरने जा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट कर दीजिए. चेक लीफ ले जाइए, ब्रांच विजिट करके चेक साइन करके वहां से पैसा विड्रॉ कर लीजिए. तो अननेसेसरी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. क्रेडिट कार्ड में भी एफर्ट करना पड़ेगा. जब हैक हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा, साइबर क्राइम सेल एंड ऑल दैट में दौड़ना ही है. तो चाहे बाद में दौड़ो, चाहे पहले तरीके से दौड़ लो, दौड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. समझ में आई बात कि नहीं? चलिए कुछ लोगों के क्वेश्चन है, पूछिए भाई. पर जैसे जब आपका कार्ड हैक हुआ, हाँ, अगर आपके कार्ड में वो वाली फैसिलिटी होती टैप टू पे वाली, तो हाँ, OTP आती नहीं तो पैसा नहीं. टैप टू पे इज ओनली अप टू 2,000-5,000 रुपीज. और ये फैसिलिटी जो टैप टू पे होती है क्रेडिट कार्ड में नहीं होती, ये सिर्फ ATM डेबिट कार्ड में होती है. क्रेडिट कार्ड डजंट कम अप विद दिस फैसिलिटी. और टैप टू पे होता तो कार्ड टैप करना पड़ेगा ना, कार्ड तो मेरी जेब में था.
सो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स कैश इन एडवांस। ये बहुत बड़ा चीटिंग करने का तरीका है बैंक्स का, बैंक बताते नहीं है। आपने क्रेडिट कार्ड पे सुन लिया बैंक से कि 40 दिन बाद पैसा दीजिएगा, 40 दिन बाद स्पेंडिंग का पैसा दीजिएगा, हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बट जो आपने कैश विड्रॉ किया बच्चों, उस पर आपको पैसा तुरंत देना पड़ेगा, तुरंत। गॉट इट क्लियर? तुरंत मतलब सर आपको रीपे करना है क्रेडिट कार्ड का बिल, और अगर आपने कैश विड्रॉ कर लिया और रीपे नहीं किया, 2.5 से 3% पर मंथ दे चार्ज इंटरेस्ट, साल भर का 35 से 36%। तो क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन स्पेंडिंग करिए, शॉपिंग करिए, 30-40 डेज तक देर आर नो चार्जेस। जितना आपने स्पेंडिंग किया, यू नीड टू पे ओनली दैट मच। बट इफ यू हैव विड्रॉन कैश फ्रॉम द ATM मशीन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, as soon as money comes into your hand, interest ka meter starts running. So one should never withdraw cash from ATM using credit cards. So again, the bhaiya advises that one should learn to save and manage their funds wisely. Always try to cut back on your spending and rethink before you buy any item other than your basic needs. People must be remembering famous quote by Mr. Warren Buffett. If you happen to spend money on things you do not need, a day would come when you would be selling those things that you needed the most. So people at your age are keen on electronic gadgets and wish to spend on the latest in town. But what you do not realize is these gadgets cost you quite a lot on your pockets, squeezing your bank accounts to the extent that you're not able to pay up for your education. नया आईफोन खरीद दीजिए, पापा मम्मी से जिद की, पापा मम्मी बेचारे बच्चे की मुंह में कहीं आत्महत्या ना कर ले, पंखे से लटक ना जाए, तो आईफोन तो खरीद देते हैं। बट उस बच्चे को समझाते नहीं है कि इस आईफोन का तुम्हें नुकसान कितना होगा। उस बच्चे का कोई बिजनेस नहीं है, उस बच्चे को कोई सिक्योर पेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। व्हाट द हेल दे आर गोइंग टू डू विद द आईफोन? वो व्हाट्सएप चलाना है। अरे तो भाई व्हाट्सएप के लिए ना आप एक 10,000 रुपए का टैबलेट खरीद लीजिए और एक टुक टुक वाला फोन खरीद लीजिए, ये काम दोनों मिला के कर देगा। एल्स जितना आप कीन क्लोजली अटैच टू दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहेंगे, उतना आपका करियर का ग्रोथ स्लो होता जाएगा। So I remember even I need to pay back my educational loan after I complete my graduation. I'd completely forgotten about this. So Nikhil, the Brick Brother says what? I'm glad you told me about your loan before you registered for a credit card. If you already have a debt to repay, why should you go for more debt? जब already एक wife है तो एक और शादी की सोच क्यों रहे हो? It will not help your financial position. You should instead make investments that will help you repay the loan and also support your needs for the future. So अब मेरे को लगता है मेरी इतनी बातें सुनने के बाद शायद आप जीवन में ये क्रेडिट कार्ड वाली गलती कभी भी नहीं करेंगे। तो पुराने जमाने में दादाजी लोग बोला करते थे, बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो। समझ में आ गया? तो पैर थोड़ा कम फैलाइए, चादर के बाहर पैर निकल गए तो विजय माल्या बन जाएंगे, ठंडक लग जाएगी। What is the meaning of investment vehicle? हाँ सर, हमने सुना है मारुति का व्हीकल आता है, होंडा का आता है, ये कौन सा व्हीकल है? ये एक ऐसा व्हीकल है जो बहुत बढ़िया चलता है। So Indian markets offer a number of financial instruments like equity. Equity की बात करें तो we call them as shares. Debentures की बात करें तो हम debt में fixed deposits की बात करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, हम बॉन्ड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड चिल्ड्रन इक्विटी वाले भी होते हैं एज वेल एज डेट वाले भी होते हैं। करेंसीज एंड कमोडिटीज इन एडिशन टू अदर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? चलिए, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैं इनका नाम आपको बता देता हूं, इसकी पढ़ाई तो आप बाद में करेंगे। दे आर बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। What is this futures and options? ये स्टॉक मार्केट के ही कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और प्रॉफिट वगैरह होता है। However, the choice should be appropriate for the investor depending upon the risk profile. दादाजी की एज सर 64 इयर्स है और उन्होंने पूछवाया है कि आज सर से पूछ के आना किस कंपनी का शेयर खरीदें, तो मैं आपको जवाब दूंगा किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने की दादाजी को जरूरत नहीं है। फिर आप बोलेंगे नहीं सर, दादाजी कहते हमारे जमाने में हम चुलबुल पांडे थे, बट आज वो मक्खी सिंह पांडे हैं। तो आज उनका रिस्क प्रोफाइल बहुत लो है,
he should invest only in fixed deposits. समझ में आ गया? बिकॉज थोड़ा सा भी मार्केट नीचे गया तो दादाजी टाइप एलिमेंट ऊपर चले जाएंगे. समझ में आ गया? तो मार्केट नीचे जाए बट दादाजी ऊपर ना जाए. तो बेस्ट इज टू गो फॉर FDRs, PPF और bonds. So for younger age group individuals, investment horizon is long. People can invest in equity. One should always check that he or she has allocated funds to spend on her immediate needs before investing. तो पता लगा कि आपने अपनी प्रेजेंट खर्चे के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं और सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया. अब आपको घर में 1 किलो दाल खरीद के लानी है, तो अब 1 किलो दाल क्या नल बेच के लाएंगे? Absolutely not. So what are your needs? Only see to that. और इसके बाद जो भी बचा, all should go where, children? In that truck which moves fast or slow. Growth may be high or low, but it should keep on moving. So what are equity products? Equity products में हम बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करेंगे. It is simply, children, shares. अभी की बात करें तो शेयर्स दो तरह के होते हैं. वन इज प्रेफरेंस शेयर्स, अदर इज इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स जो जनरली सस्ते होते हैं, जो कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन को बेच सकती है, एंड पीपल हु बाय दे हैव द वोटिंग राइट्स इन सिलेक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑल. प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रन, आर ऑफर्ड टू selected group of people. I repeat, offered to selected group of people. And children, these selected group of people do not possess the right to vote. Logic समझ में आ गया? So returns may fluctuate depending upon the profitability of the company. Company का profit ज्यादा होगा, returns would be high. Company का profit कम होगा, returns would be very, very, very low. These products offer number of benefits. What benefits? भाई दो तरह के benefits आपको मिलेंगे. पहला, every time the company earns profit, कंपनी अपने profit में से आपको कुछ returns देगी, which is called as what? Dividend. And when you sell the stocks in the market, बढ़ी हुई प्राइस पे जब आप बेचेंगे, you get what, children? Capital gets appreciated. Dividend as well as capital appreciation, both are taxable, but under certain conditions. Indian companies अगर आपको डिविडेंड देती हैं तो इट इज exempt from tax. और जो रिटर्न्स आपने स्टॉक्स बेच के कमाए, इफ यू हैपन टू री इन्वेस्ट दिस, चिल्ड्रन, तब भी आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता. अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? पीपल नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है. स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट स्मॉल सम्स ऑफ मनी. मान लीजिए कि भाई 1 लाख लोग हैं और सब लोगों ने, चिल्ड्रन, 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किए. व्हाट इज 1 लाख इंटू 10,000? 10,000 हैज 4 zeros. लाख में कितनी जीरोस होती है? 5. 1 2 3 4 5. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपीस. 100 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अगर 1 लाख लोग 10,000 रुपए लगाए. अब ये 100 करोड़ रुपए, चिल्ड्रन, मल्टीपल प्लेसेस में इन्वेस्ट होगा. इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर एंड मेनी प्लेसेस. इतनी मनुष्य किस्मत तो है नहीं कि सब गिर ही जाएगा. गॉट इट क्लियर? समथिंग विल गो अप, समथिंग विल कम डाउन, समथिंग विल गो अप, समथिंग विल कम डाउन. ओवरऑल अगर आपका लॉन्ग पीरियड होराइजन 3 to 5 years भी है, चिल्ड्रन, तो रिटर्न्स आर बेस्ट. व्हाई? क्योंकि आप अगर अपने 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करें, लेट अस से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अगर आपने अडानी पावर का शेयर खरीदा होता 412 रुपए में, जिसका प्रेजेंट प्राइस 262 हो चुका है, चिल्ड्रन, 150 रुपए कम हो गया. लगभग 30 से 40% का लॉस, क्योंकि आपके पास इतनी अकल नहीं थी. म्यूचुअल फंड्स में योर मनी इज प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय सो कॉल्ड सम प्रोफेशनल पीपल, जो काफी एक्सटेंसिव स्टडी कैरी आउट करते हैं, जो स्टडी हमारे आपके करने के बस के बाहर है. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेसिकली. तो आपने मान लीजिए यहां पे भी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज किया जिन्होंने अडानी पावर का शेयर खरीदा था. ठीक है, इट वेंट डाउन,
But on the other hand, children, what is happening to gold these days? The prices are going up. Other companies' shares are also, prices are going up. तो आप अगर पूरा 10,000 एक ही कंपनी में लगाते हैं तो 40% के नुकसान पे रहते हैं, बट अगर म्यूचुअल फंड में लगाया तो हो सकता है 10,000 आपका 11,500 हो जाए, तो ये 15% का बेनिफिट देके आपको गया है. सो म्यूचुअल फंड में ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टाइप ऑफ स्कीम्स आर देयर. व्हेन द स्कीम इज कि जब मन करे इन्वेस्ट करिए, जब मन करिए निकल लीजिए, इट इज ओपन एंडेड. एंड क्लोज एंडेड, गिवन टाइम पे ही यू कैन इन्वेस्ट, गिवन टाइम पे ही यू कैन एग्जिट, आपकी मर्जी पे नहीं होता. सो ओपन एंडेड स्कीम इज सेट टू हैव मोर लिक्विडिटी and close-ended scheme is said to have, children, low liquidity. इतनी बात समझ में आ गई. इंश्योरेंस का मतलब आपको पता है. इंश्योरेंस के बारे में भी हमने पॉकेट मनी प्रोग्राम में बहुत बढ़िया जिक्र किया था. इट इज सिंपली कॉल्ड एज, चिल्ड्रन, पूलिंग ऑफ रिस्क. और मेरे लिए बहुत ही टफ कंडीशन बन जाती है केबीसी के 7 करोड़ के सवाल से भी ज्यादा डिफिकल्ट आंसर जब लोग मेरे से पूछते हैं, आई शुड इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड और आई शुड टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी. मेरे को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं आंसर क्या दूं इन बेवकूफों को. ये मेरे से पूछ रहे हैं कि बर्गर खरीदें कि जूता खरीदें. अरे भाई, दोनों की अलग अलग यूटिलिटी है. बर्गर आपका पेट भरेगा और शूज आपको प्रोटेक्शन देंगे वॉकिंग से. तो क्या दोनों में और का ऑप्शन हो सकता है, चिल्ड्रन? नो, इट इज नॉट और, इट इज एंड. इंश्योरेंस आपका रिस्क कवर करेगा, कभी भी नेवर इट विल गिव यू ग्रोथ. जो भी ये बोलता है कि इंश्योरेंस इज मेंट फॉर ग्रोथ, ही इज अ बिगेस्ट फ्रॉडस्टर. चिल्ड्रन, इन चक्कर में फंसिएगा मत. ग्रोथ चाहिए, रिस्क ले सकते हैं, गो फॉर म्यूचुअल फंड्स. समझ में आ गया? तो म्यूचुअल फंड आपका रिस्क नहीं कवर करेगा, इंश्योरेंस रिस्क कवर करेगा. म्यूचुअल फंड ग्रोथ भी प्रोवाइड कर सकता है, बट इंश्योरेंस कभी भी ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करेगा. बट यू विल से, सर मेरे दादाजी ने 1995 में पॉलिसी ली थी, 1 लाख लगाया था. आज सर 2023 हो गया है और सर यहाँ पे ना ये पैसा जो है 2 लाख रुपए हो चुका है. तो भाई 28 साल में ये पैसा डबल हुआ. जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए इसका रिटर्न क्या होगा. 28 years में योर मनी गेट्स डबल्ड. इसका रिटर्न देखते हैं बच्चों. प्रिंसिपल अमाउंट इज 1 लाख और 28 साल में नंबर ऑफ मंथ्स की अगर हम बात करें तो 28 into 12 मेक्स अप हाउ मच? 28 into 12 मेक्स अप हाउ मच? अरे सिंपल है भाई, 28 into 10 280 और इसमें सो कॉल्ड 56 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 236 कहां से हो जाएगा भाई? कैसे कैलकुलेट करते हैं लोग? 336. हाँ 336 होगा. तो 336 मंथ्स. देखिए चिल्ड्रन, अगर ये पैसा 2.5% के रेट से ग्रो करेगा तो लगभग ये डबल हो जाएगा. तो कितना रिटर्न है? 2.5% का. कितना? 2.5% का. तो इज इट अ गुड रिटर्न? और कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, डबल हो गया सर, पैसा गिर गया. सो नेवर अज्यूम एनी इंश्योरेंस प्रोडक्ट विल गिव यू बेनिफिट. हाँ, अगर ये 2 लाख की बजाय 4 लाख भी होता चिल्ड्रन तो रिटर्न लगभग 4-5% के आसपास आता. बट अगर आपने 28 साल पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता, मैं चैलेंज करता हूं 20% से कम का रिटर्न आपको ना मिला होता इतने लॉन्ग होराइजन में. इतना तो मिला ही मिला होता. सो इंश्योरेंस प्लान बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए. और कौन सा लेना चाहिए? ओनली एंड ओनली चिल्ड्रन प्योर टर्म प्लान. ये विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो होता है ये भी एक चीटिंग है. एंड द अदर वन दैट यू शुड टेक इज नेवर गो फॉर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस. क्यों सर, क्यों? बिकॉज व्हेन यू बाय अ कार और एनी 2-wheeler चिल्ड्रन, आप जब इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो बाय डिफॉल्ट 15 लाख रुपए 25 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसमें कवर्ड रहता है. ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी. इसमें मैं एक बहुत बड़ा कैच आपको बताता हूं, ये अपने पापा मम्मी को बताइएगा, इंश्योरेंस एजेंट अंकल भी इसमें चीट करते हैं. सपोज योर फादर हैज एन एक्टिवा एज वेल एज अ कार. एक्टिवा का भी इंश्योरेंस प्रीमियम उन्हें पे करना एज वेल एज कार का भी.
तो अगर एक्टिवा के इंश्योरेंस प्रीमियम में पर्सनल एक्सीडेंट कवर इंक्लूडेड है तो पापा से बोलिएगा, इंश्योरेंस एजेंट अंकल से बोले कि कार में पर्सनल एक्सीडेंट कवर को रिमूव कर दो। फिर इंश्योरेंस अंकल सोचेंगे अरे मेरा तो प्रीमियम कम कलेक्ट हो रहा है, प्रीमियम कम कलेक्ट होगा तो उनकी कमीशन भी कम बनेगी। अब वहां पे इंश्योरेंस अंकल क्या समझाएंगे, अरे एक्टिवा का जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है ये तो एक्टिवा चलाते टाइम कवर करेगा, कार चलाते टाइम कवर ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करेंगे, व्हाट इट क्लियर, वो कवर करता है उसको। लॉजिक समझ आया, चाहे आपकी कार हो चाहे आपकी एक्टिवा हो। और सर अगर दोस्त की गाड़ी चला रहे हैं तो उसकी गाड़ी में अगर इंश्योरेंस है तो आप कवर्ड हो जाएंगे, परेशान मत होइए, वो पीए कवर नहीं होता, वो थर्ड पार्टी कवर होता है बेसिकली। ओके, नॉट टू वरी। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया, उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर था, तो मैंने अपने कार इंश्योरेंस कराते टाइम इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई पर्सनल एक्सीडेंट कवर का जो आप 480 रुपए लिख रहे हो इसको रिमूव करो यहाँ से। कह रहे क्या फर्क पड़ता है, बड़ा छोटा सा अमाउंट है। मैंने कहा 480 रुपए की कीमत आप क्या जाने, अगर 40 रुपए 48 रुपए का मैकडोनल्ड का बर्गर आए तो 10 बर्गर्स तो एक साल में मैं अपनी फैमिली को फ्री में खिला सकता हूँ कि नहीं? तो मैं भिखारियों को दान कर दूंगा, आपकी कंपनी को देने से तो कोई एडवांटेज है ही नहीं। तो समझ गया कि इंसान पढ़ा लिखा, इससे बहस नहीं करेंगे। इंश्योरेंस कवर फॉर योर होम यू शुड टेक, अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पे हाउस को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है, गॉट इट क्लियर। अगर आप सोसाइटी या अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो कभी भी अपने फ्लैट का इंश्योरेंस कवर मत लीजिए इफ आपका मेंटेनेंस चार्ज इज इंक्लूडिंग दैट कवर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? अगर आपके इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं 40 लाख का लैंड है प्लस 30 लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हाउस इज ऑफ 70 लाख की आपको पॉलिसी दे दें, सिर्फ एक तड़ी मारिएगा और बोलेगा पागल क्यों बना रहे हो, घर कितना भी डैमेज हो जाए लैंड थोड़ा कोई हनुमान जी लेके चले जाएंगे यहां से, लैंड तो वहीं पे रहेगा, वो थोड़ा डैमेज होगा, सिर्फ बिल्डिंग ही तो टूटेगी। तो तुम मेरे को 30 लाख रुपीस की पॉलिसी दो जिसका प्रीमियम 30 लाख के ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि पूरे 70 लाख पे। इसीलिए इस ज्ञान की बहुत जरूरत है, बेचारी भोली भाली जनता बहुत बेवकूफ बनती है और लोग दनादन बेवकूफ बनाए रहते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, एयर टिकट अगर आपने खरीदा चिल्ड्रन तो उसका ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए। तो हम अपनी फैमिली जो अकेले जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो इंश्योरेंस लेते हैं। When 4 of us travel, me, my wife, my kids, then I take my travel insurance, I don't take theirs. क्यों? Because I am the earning member. If loss of life occurs to me, they will have problem. If loss of life, God forbid, doesn't occur to them, I won't be facing any financial problems. But it is very cheap, sir. Only 99 पैसे per ticket. Okay, then we can go for it. But बहुत हाई प्रोफाइल प्रीमियम हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस पूरा परिवार अगर एक साथ जा रहा है तो लेने की कोई जरूरत नहीं। सब चलेगा तो प्रीमियम का सो कॉल्ड सम एश्योर्ड का पैसा मिले किसी पड़ोसी को, और पहली बात तो सब लोग ट्रैवल ही ना करें एक साथ। ओके, तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं बट आपको बचना चाहिए इससे चिल्ड्रन। तो ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, उतना इंश्योरेंस कवर लीजिए जो आपके प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं ले लो 4 करोड़ रुपए का टर्म प्लान। अरे करोगे क्या 4 करोड़ के टर्म प्लान का? अरे मर जाएंगे तो परिवार को 4 करोड़ रुपए मिलेगा। 99.99% प्रोबेबिलिटी इंश्योर्ड लोग जल्दी मरते नहीं है। एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, बॉडी में नेगेटिव एसिड्स और जूसेस सिक्रीट नहीं होते हैं तो मरता ही नहीं इंसान। और इंश्योरेंस कंपनी को पता है 3 से 4% लोग ही मरेंगे बस, 96% तो मरेंगे नहीं। आपको सिर्फ इंश्योरेंस प्लान डर धमका के, डरा के, भयंकर भयंकर एडवर्टाइजमेंट दिखाकर बेच देंगे, और जितना आपको जरूरी है उससे भी ज्यादा का। 2 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले लीजिए, 1 करोड़ का ले लीजिए, रिस्क के हिसाब से समझ में आता है भाई मैं नहीं रहा, 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले लिया। आफ्टर माई डेथ फैमिली विल गेट 1 करोड़ रुपीज। उस पैसे से महीने का 30-40 हजार रुपए उनको आएगा राशन पानी के लिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मैं क्यों 4 करोड़ का टर्म प्लान लेके, जब मेरे को पता है 99% उम्मीद है कि मैं उस एज तक मरूंगा ही नहीं, तो मैं क्यों ज्यादा प्रीमियम दूं? मैं क्यों ज्यादा प्रीमियम दूं? हम उसी पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा के वहां से रिटर्न्स ले लेंगे कल को। तो इंश्योरेंस शुड नॉट बी ओवर और अंडर, दे शुड बी एकदम ऑप्टिमम वैल्यू तक। ज्यादा प्रीमियम पे करना है तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप इतना इंश्योरेंस लीजिए जितना आपके ना रहने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से सम अश्योर्ड फैमिली को मिले, और फैमिली उसको ठीक ठाक जगह सेव करके हर महीने उतने रिटर्न्स ले ले
ताकि उसका खर्चा पानी, राशन पानी चल जाए। बहुत ज्यादा सम अश्योर्ड लेके, बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करके यू आर मेकिंग योर ओन लॉस, क्योंकि वो ज्यादा प्रीमियम 99.99% चिल्ड्रन वेस्ट ही है, क्योंकि डेथ होनी नहीं टाइम पे। और टर्म प्लान अगर आपने लिया है तो वो डेथ पे ही सम अश्योर्ड देता है, जिंदा अगर रह गए उस एज तक तो आपको ठेंगा मिलता है पैसा वापस। तो आप कहेंगे हाय राम, मेरा तो पैसा गया। Had that money been put into mutual funds, you could have generated much more money. So एक रफ कैलकुलेशन ये बोलता है, आपकी जो भी एनुअल इनकम होती है चिल्ड्रन, उस एनुअल इनकम का 20 टाइम्स ही इंश्योरेंस आप लीजिए। 20 टाइम्स। अगर आप मान लीजिए 10 लाख रुपए से साल कमा रहे हैं, तो यू शुडंट टेक मोर देन 2 करोड़ रुपी एज इंश्योरेंस। गॉट इट क्लियर? और इंश्योरेंस कब तक लेना चाहिए? जब तक नंबर 1 आप प्रीमियम पे करने लायक हो। इफ यू आर इनटू जॉब, गवर्नमेंटल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, 65 साल मान लीजिए, 62 ईयर्स कुछ केस में, एल्स मैक्सिमम में तो 60 ईयर्स ही है। गॉट इट क्लियर? सेकंड फैक्टर, जब तक आपके बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए। थर्ड फैक्टर, जब तक आपके बच्चों का शादी ब्याह ना हो जाए। और अगर आपको पता है कि 65 ईयर्स तक की एज तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारियां निभा लेंगे, तो बस 65 ईयर्स तक का इंश्योरेंस प्लान ले लीजिए, कि उससे पहले अगर कुछ हो भी जाए तो फैमिली शुड गेट दैट मच मनी, जितने में चिल्ड्रन एजुकेशन, देयर वेडिंग एंड ऑल दैट सब पूरी हो जाए। सर वो खाए पिए कहाँ उसके बाद? अरे भैया शादी तो तभी करेंगे ना जब कुछ कमाने लायक होंगे, ठेका थोड़ा लिया आपने उनके पूरे जीवन का। ओके, तो भाई पेरेंट का ऑब्लिगेशन तो यहीं तक रहता है मेरे ओपिनियन में। अब आपकी सोच कुछ अलग हो तो मैं नहीं बता सकता, कि शादी के बाद भी आपको अपने बच्चों को पालना है तो बात अलग है, फिर उनके बच्चों को कौन पालेगा वो बात अलग है। तो भाई पढ़ा लिखा दिया, शादी ब्याह कर दिया, काम खत्म, बिजनेस करा दिया आपको, वेल एंड गुड। तो आप अपना फाइनेंशियल अमाउंट कैलकुलेट करिए, कितनी आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, उतना सम अश्योर्ड ही लीजिए। ज्यादा लेंगे तो फालतू प्रीमियम पे करेंगे, जिसका कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड दिस? चलिए, सो चिल्ड्रन, SIP डन ऑलरेडी इन द पॉकेट मनी प्रोग्राम, बट एक बार फिर से करेंगे अपने अगले सेशन में। सो वी हैव SIP, हाउ नॉट टू लूज मनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैसे पैसा लूज ना करें। एंड देन आई लेट यू नो कि 3 चीजें होती हैं जिसको टैक्सेशन डिपार्टमेंट बोलता है, और लोग 3 में से एक करते हैं। टैक्स प्लानिंग करिए, बहुत बढ़िया बात है, बट कुछ लोग करते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ये गवर्नमेंट कभी कभी पकड़ पाती है। और कुछ लोग करते हैं टैक्स एवेजन, ये चोरी है। टैक्स अवॉइडेंस भी चोरी है चिल्ड्रन, भी चोरी है, बट ये ऐसे कानून को मोड़ा तोड़ा जाता है कि लोग बच जाते हैं। टैक्स एवेजन से आप कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो आई लेट यू नो कि किस तरह आपकी टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए। एंड देन वी हैव हाउ टू बिगिन investing where, and that's it children, that's it. The next class में we'll do these 4 topics: investing strategies, how not to lose money, followed by what is called as tax planning, and investing कैसे start करना है। कुछ लोगों ने तो start कर दिया है, कुछ इसको पढ़ने के बाद शायद कर देंगे। Any queries to anybody?